नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश के बाद नेपाल में तख्ता पलट। केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे चुके हैं। वो कहां हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। सेना के हेलीकॉप्टर से उन्हें सुरक्षित जगह जाते हुए जरूर देखा गया। देश की कमान भी सेना ने संभाल ली है, जिसके बाद देश में शांति की कोशिश तेज हो गई है। चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन कैसे होगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या नेपाल में सेना संभालेगी सत्ता। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजराइल ने कतर पर किया हमला, दोहा पर दागी मिसाइलें, हमास नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश, इजराइल की कार्रवाई पर भड़का कतर। जल्दी शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध, नेटो देश पोलैंड ने रूस के ड्रोन को गिराने का किया दावा। पोलैंड ने बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को घर के अंदर रहने के दिए निर्देश। फ्रांस को 12 महीने में मिला तीसरा पीएम, राष्ट्रपति मैक्रो ने रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु को किया प्रधानमंत्री नियुक्त। लेकॉर्नु को दिया निर्देश, पहले बजट पास कराएं तब मंत्रिमंडल का करे गठन। और चलते चलते में देखेंगे कैसे बना हमारा ब्रह्मांड, सबसे पहले बना ब्लैक होल का पता चला। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों पर किया बड़ा ऐलान, पीएम मोदी से जल्दी करूंगा बात, जारी रहेगी व्यापार वार्ता। जापान में 4 अक्टूबर को होगा नए पीएम का चुनाव, शिगेरू इशिबा के इस्तीफे की वजह से खाली हुआ है पद, पार्टी में टूट को रोकने के लिए किया था फैसला। सिंगापुर के पूर्व पीएम की लोगों से अपील, बाहरी ताकतों का विरोध करें, अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाएं। स्वीडन की स्वास्थ्य मंत्री एलिजाबेथ लेन की बिगड़ी तबीयत, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई बेहोश, पोडियम पर गिर गई मंत्री। नेपाल में 3 दिन से बवाल मचा हुआ है। केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे चुके हैं, उन्हें सेना के हेलीकॉप्टर से गुप्त जगह भेज दिया गया। वैसे चर्चाएं तो यहां तक चल रही हैं कि ओली देश छोड़कर भाग गए हैं। कहां गए हैं, इसके बारे में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इस बीच नेपाल जेनजीज आंदोलन के चलते तीसरे दिन भी सुलग रहा है। कई जगह से आज भी हिंसा की खबरें आती रही। दूसरे दिन प्रदर्शनकारियों ने संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी आगजनी की। पूर्व प्रधानमंत्री और मंत्रियों के घर भी फूके गए, जिसके बाद हालात संभालने के लिए नेपाल आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिंहदेल खुद मैदान में उतर गए। उन्होंने आंदोलनकारियों को सेना मुख्यालय बुलाकर बातचीत की और उनकी मांगों को सुना। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए जनता से शांति का आह्वान किया। 9 सितंबर रात 10 बजे ही नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया। काठमांडू एयरपोर्ट और सरकार की मुख्य सचिवालय, सिंह दरबार जैसे अहम ठिकानों पर सेना का नियंत्रण है। देश की सीमाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। जरूरी सेवा से जुड़ी गाड़ियों को ही छूट दी गई है। सेना ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शन, तोड़फोड़, लूट, आगजनी या किसी भी व्यक्ति और संपत्ति पर हमला अब दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सेना ने नागरिकों और मीडिया से अपील की है कि वो केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। इस बीच नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सेना ही देश चलाएगी, क्योंकि नेपाल में बांग्लादेश की तरह अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, बल्कि सेना ने देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। आंदोलनकारी युवाओं यानी जेनजीज का गुस्सा प्रमुख सियासी पार्टियों के शीर्ष नेताओं पर ही है। ऐसे में ज्यादातर बड़े नेता देश छोड़कर या तो भाग निकले हैं या भागने की फिराक में हैं। जनता भी पहले के सियासी दलों को मौका देने को तैयार नहीं है। आंदोलनकारी संसद भंग करने और नए चुनाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि इस समय के जो सियासी दल हैं उन्हें चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जाए। हालांकि देश के जो हालात हैं उसमें ये तुरंत संभव नहीं दिखता। इस विद्रोह से राजशाही समर्थक भी मौका देख रहे हैं, लेकिन उनके लिए रास्ता आसान नहीं है। इस बीच जेनजीज प्रदर्शनकारी नेता सुदान गुरुंग और आंदोलन में शामिल दूसरे सदस्य आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए मिलने वाले हैं। इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि आंदोलनकारी भी देश में अराजकता की स्थिति नहीं चाहते हैं और जिस तरह से नेपाल में बैंक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी निंदा आंदोलनकारियों ने भी की है। और अब बात कतर पर इजराइल के हमले की। इजराइल एक के बाद एक पश्चिम एशिया के देशों पर हमले कर रहा है और अब हमला हुआ है कतर पर। कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमले किए गए। इजरायली मिसाइलें दोहा में आकर गिरी। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इसे पूरी प्लानिंग कर अंजाम दिया गया है। हमला उस वक्त हुआ जब हमास नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे, जिससे गजा में शांति आए, लेकिन इजराइल गजा पर कब्जे का प्लान बना रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने यह हमला हमास चीफ खलील अल हया को निशाना बनाकर किया गया था।
लेकिन हया इस हमले में बच गए, पर 6 लोगों की जान चली गई। और अब इस हमले को लेकर कतर भड़का हुआ है। दोहा पर हुए हमले के बाद कतर ने इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इस हमले को कतर की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन और क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश बताया। अल थानी ने इसे एक आतंकी हमला करार देते हुए कहा कि इजरायल शांति नहीं चाहता, वो पूरे इलाके में अराजकता फैलाना चाहता था। इजरायल को चेतावनी देते हुए अल थानी ने कहा कि कतर अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर जवाब देने का अधिकार रखता है। सरकार ने एक कानूनी टीम गठित की है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सभी विकल्पों की समीक्षा करेगी। अल थानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी भड़के हुए हैं। ट्रंप भले ही ये दावा कर रहे हैं कि इजरायली हमले में उसका कोई हाथ नहीं था, तो वहीं यरूशलेम पोस्ट ने ट्रंप के दावे की पोल खोल दी है। इजरायली अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि अमेरिकी अधिकारियों को कतर के दोहा में हमास नेतृत्व पर हमले की जानकारी थी और उन्होंने इस ऑपरेशन को हरी झंडी दी थी। ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका ने हमले से ठीक 10 मिनट पहले कतर को इसकी जानकारी दे दी थी, मगर अल थानी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी संदेश और हमले के बीच कम से कम 10 मिनट का अंतर था। जब तक संदेश हमारे अधिकारियों तक पहुंचा तब तक धमाके शुरू हो चुके थे। हमले पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर अल थानी से फोन पर बातचीत कर इजरायल के हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे कतर की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया, जबकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि क्षेत्र में स्थायी शांति तभी संभव है जब ज़ायोनी इकाई के कब्जे और हमलों का अंत हो। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए कतर की संप्रभुता के उल्लंघन को वैश्विक चिंता का विषय बताया। अब बात रूस और यूक्रेन जंग की। इस जंग को 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी ये जंग चल रही है और पिछले कुछ समय से हालात और भी ज्यादा भयानक होते दिखाई दे रहे हैं। कभी भी जंग में नेटो की एंट्री हो सकती है। यूरोप में जंग का माहौल बनने लगा है, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि उनका इरादा नेटो देशों पर हमला करने का नहीं है, पर नेटो जंग थोपेगा तो रूस जवाब देगा। दरअसल इस बात की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेटो और रूस के बीच टकराव की शुरुआत हो चुकी है। पोलैंड ने दावा किया है कि नेटो के फाइटर जेट ने रूसी ड्रोनों को मार गिराया है। पोलैंड और नेटो गठबंधन के F-16 लड़ाकू विमानों को एक्टिव कर दिया गया है। नागरिकों को घर पर ही रहने की अपील की गई है। इससे पहले यूक्रेनी वायुसेना ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा था कि रूसी ड्रोन पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं और पोलैंड के जमोस्क शहर पर हमले का खतरा है। पोलैंड का रूसी ड्रोन गिराने का दावा काफी खतरनाक है, क्योंकि पोलैंड नेटो सदस्य है और नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर किसी भी गैर नेटो देश की तरफ से नेटो देश पर हमला होता है तो उसे भी सभी नेटो देश पर हमला माना जाएगा। इसलिए इस युद्ध के भड़कने की आशंका काफी ज्यादा बन गई है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि पोलैंड में कितने रूसी ड्रोन दाखिल हुए थे और पोलैंड एयरफोर्स ने कितने ड्रोन मार गिराए हैं। पोलैंड की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राजधानी वॉर्सो का सबसे बड़ा चॉपिन एयरपोर्ट सहित 4 हवाई अड्डे पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। इनमें रजेशा जासियोनका एयरपोर्ट, वॉर्सो मोडलिन एयरपोर्ट और ल्यूब्लिन एयरपोर्ट शामिल है। रक्षा मंत्रालय के उप मंत्री सेजारी टॉमचिक का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी सेवाएं अलर्ट पर हैं। दूसरी तरफ रूस ने पोलैंड के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, बल्कि यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के पश्चिमी शहर लुईव में भी रूस ने ड्रोन हमला किया है। शहर के मेयर आंद्रेई सादोवी ने टेलीग्राम पर चेतावनी दी है कि शहर में धमाकों की आवाजें सुनी गई और नागरिकों को सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर नहीं करते हुए हॉटलाइन पर रिपोर्ट शेयर करने की सलाह दी गई है। अब बात फ्रांस के सियासी संकट की। फ्रांस में 12 महीने के अंदर चौथी बार सरकार बन रही है। रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। लेकॉर्नु को पीएम बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फ्रांसवा बायरू संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, जिसके चलते उनकी सरकार गिर गई और अब 39 साल के लेकॉर्नु प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। लेकॉर्नु फ्रांस के इतिहास में सबसे युवा रक्षा मंत्री रहे हैं और सबसे युवा पीएम भी बने हैं। वो साल 2017 में मैक्रो की सेंट्रिस्ट पार्टी से जुड़े और तब से ही उनके करीबी सहयोगी रहे हैं। मैक्रो ने लेकॉर्नु को ये जिम्मेदारी भी दी है कि वो संसद के सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर पहले बजट पर सहमति बनाएं, फिर अपनी सरकार का गठन करें। दरअसल फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री बायरू ने देश के भारी कर्ज को कम करने के लिए सार्वजनिक खर्चों में कटौती का प्रस्ताव रखा था, जिसको लेकर सरकार का बाहर से समर्थन करने वाले वाम दल नाराज हो गए और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए। इससे फ्रांस की राजनीति में अस्थिरता और बजट संकट गहरा गया। मैक्रो की कोशिश है कि पहले बजट पास कराया जाए, जिससे सरकार चलाने का आगे का रास्ता साफ हो सके।
क्योंकि किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है। फ्रांस में मचे सियासी उथल पुथल को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ट्रंप ने नेटो देशों पर अपना रक्षा बजट जीडीपी का 5% करने का दबाव बना रखा है और फ्रांस अमेरिका के दबाव में से मंजूरी दे चुका है। सेबेस्टियन लेकॉर्नु, जो अभी तक रक्षा मंत्री थे, उनकी तरफ से एक प्रस्ताव सामने रखा गया था जिसमें देश का रक्षा बजट 2030 तक दोगुना किया जाना था। इसके चलते कई दूसरे खर्चों में कटौती जरूरी हो गई है। खर्चे में कटौती के चलते ही बायरू की सरकार चली गई और यही चुनौती लेकॉर्नु के सामने भी खड़ी दिखाई दे रही है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे ब्रह्मांड की शुरुआत की। जी हाँ, क्या आपको पता है कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ था? ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने में वैज्ञानिक सदियों से लगे हुए हैं, लेकिन हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसी खोज की है जिसने इस रहस्य को सुलझाने की उम्मीद जगा दी है। खगोलविदों ने एक विशाल ब्लैक होल का पता लगाया है जिसके बारे में उनका मानना है कि ये बिग बैंग के सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय बाद बना होगा। जी हाँ, ये खोज इतनी चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि अब तक हमारा मानना था कि ब्लैक होल किसी बड़े तारे के टूटने के बाद ही बनते हैं, लेकिन ये ब्लैक होल एक ऐसे इलाके में मिला है जहां आसपास कोई गैलेक्सी ही नहीं है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रोबर्टो मेलियोनियो के मुताबिक ये ब्लैक होल लगभग नेकेड यानी एक्सपोज्ड है। अगर ये खोज सच साबित होती है तो ये आदिम ब्लैक होल के अस्तित्व का पहला ठोस सबूत हो सकता है। प्रीमोर्डियल या आदिम ब्लैक होल ऐसे ब्लैक होल हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड के बहुत घना और गर्म होने के दौरान बने होंगे। इस ब्लैक होल का पता लगाना इतना आसान नहीं था। वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का इस्तेमाल करके इसके द्रव्यमान का पता लगाया, जो कि सूरज से लगभग 5 करोड़ गुना ज्यादा है। ये अपने आसपास के पदार्थ से दोगुना भारी है और इसमें बिग बैंग के बाद बने शुरुआती हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कोई भी भारी तत्व नहीं है। ये खोज न सिर्फ ब्लैक होल के बनने के बारे में हमारे नॉलेज को चैलेंज करती है, बल्कि ये डार्क मैटर के रहस्य को भी सुलझाने में मदद करती है, जिसके बारे में हमारा मानना है कि उससे ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा बनता है। ये खोज ब्रह्मांड से जुड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस परिकल्पना की पुष्टि होने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।